ईरान के एक टॉप कमांडर ने सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा दावा करके तहलका मचा दिया है। इस कमांडर का दावा है कि सऊदी अरब के पास एटम बम आ चुका है और इस बात से अब इजराइल और अमेरिका दोनों बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान के साथ सऊदी अरब अब इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट बनने जा रहा है। खाड़ी देशों में होगा सबसे बड़ा परमाणु धमाका। ईरान पर सऊदी अरब करेगा सबसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक। खाड़ी में परमाणु धमाके का सीक्रेट लीक हो गया। ईरान के टॉप मोस्ट और इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड के एक पूर्व अधिकारी ने ऐसा दावा किया है जिसने खाड़ी देशों के बीच परमाणु टकराव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजराइल के पास है परमाणु बम। ईरान के पास आ गया परमाणु बम। सऊदी अरब के पास भी परमाणु बम। सबसे बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की होड़ और खाड़ी देशों के बीच बड़े टकराव का डर है। खाड़ी देश या तो परमाणु शक्ति बनने की होड़ में लग जाएंगे या फिर जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। और अब जिस बयान ने खाड़ी मुल्कों के बीच तहलका मचा दिया है वो बयान दिया है ईरान के IRGC यानी इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मोगदम ने। रूस की मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि सऊदी अरब के पास एक परमाणु बम है और अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी है। अगर ये दावा सही है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है तो पहला फ्रंट सऊदी अरब और ईरान के बीच खुलेगा। सऊदी अरब और ईरान के बीच पहले से ही यमन, सीरिया और इराक में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लेकिन परमाणु हथियार आने के बाद ये लड़ाई सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। ये छोटी टकरार सीधे अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाएगी और फिर पूरे पश्चिम एशिया को एक परमाणु टकराव के मुहाने पर ला देगी। लेकिन सऊदी अरब की परमाणु ताकत का दायरा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तो दूसरा फ्रंट सऊदी अरब और कतर में खुलेगा। खाड़ी के भीतर ही कतर और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार गहरी हो सकती है। कतर के ईरान के साथ नजदीकी संबंध और उसकी फ्री ट्रेड पॉलिसी परमाणु दौर में सऊदी नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करेगी और ये तनाव भले ही खुली लड़ाई में ना बदले, लेकिन अंदर खाने सत्ता संतुलन की जंग को तेज कर सकता है। तो तीसरा फ्रंट सऊदी अरब और UAE में खुलेगा। इसी परमाणु दौड़ में यूएई भी पीछे नहीं रहेगा।
आज भले ही सऊदी अरब और यूएई साझेदार दिखते हों, लेकिन परमाणु हथियारों की होड़ में दोनों के बीच नेतृत्व और दबदबे की लड़ाई खुलकर सामने आ सकती है। ये टकराव दोस्ती की मुस्कान के पीछे खाड़ी की राजनीति को हिलाकर रख देगा। अगर सऊदी अरब परमाणु शक्ति बनता है तो ईरान खुद को खाड़ी के सुन्नी देशों से घिरा हुआ मानेगा। इसका असर बहरीन, कुवैत और यूएई तक दिखेगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील इलाके किसी भी वक्त एक बड़े पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं, जहां एक छोटी सी गलती पूरे खाड़ी देशों को बड़े परमाणु युद्ध में धकेल सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम होने की खबर में कितना दम है, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद पहले ही परमाणु संपन्न होने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, और आखिर इस ख्वाहिश को किसने पूरा किया? We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons, for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. लेकिन खाड़ी में परमाणु खेल की इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। इस खेल में एक किरदार है जिसका नाम है इजराइल। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी खाड़ी देश परमाणु ताकत का मालिक हो। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यूक्लियर पावर है। अगर खाड़ी देशों के पास परमाणु ताकत आई तो इजराइल की ताकत जमीन पर आ जाएगी। पश्चिम एशिया में इजराइल ही एकमात्र देश है जिसके पास परमाणु ताकत होने का दावा किया जाता है, और यही ताकत उसे पश्चिम एशिया में दूसरे देशों से एक कदम आगे रखती है। यही ताकत खाड़ी देशों में इजराइल के खिलाफ डर पैदा करती है। लेकिन खाड़ी देशों की परमाणु ताकत इजराइल को चारों तरफ से घेर लेगी। इजराइल की हमेशा से सोच रही है कि खतरा बड़ा हो तो उससे पहले ही उसे खत्म कर दो। लेकिन अगर खाड़ी देशों के पास परमाणु ताकत आई तो वो सोचेगा कि किस पर पहले वार करें और किसे छोड़ें। खाड़ी देशों के पास परमाणु ताकत होने से सिर्फ डर इजराइल तक नहीं बढ़ेगा, खाड़ी देशों पर अमेरिका की पकड़ भी ढीली हो जाएगी। अमेरिका अब तक खाड़ी देशों में सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी देता रहा है। तेल की सप्लाई से लेकर सैन्य मदद तक हर अहम फैसले में अमेरिका की पकड़ रही है। लेकिन जैसे ही खाड़ी देशों के हाथ में परमाणु हथियार आएंगे, अमेरिका खाड़ी से अपना कमांड और कंट्रोल खो देगा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के टॉप कमांडर ने सऊदी अरब के पास परमाणु बम होने का दावा किया है, उसमें आखिर दम कितना है? क्या ये पूरा प्लॉट ईरान का बुना हुआ है या फिर इसमें कोई और भी साझेदार है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ईरान अपनी परमाणु ताकत को सऊदी अरब पर दांव खेलकर मजबूत कर रहा है, या खाड़ी देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने सच में परमाणु ताकत हासिल कर ली है? सऊदी अरब ने दुनिया को यह दिखाया है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि सऊदी अरब के पास एक परमाणु बम है और अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी है। ईरान के टॉप कमांडर का दावा डरावना है। ये वो दावा है जिसने पूरे खाड़ी देशों में हलचल बढ़ा दी है। अगर खाड़ी देशों में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होती है तो ये जंग अचानक नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो रोकना नामुमकिन होगा। ये युद्ध मिसाइल दागने से पहले दिमागों में लड़ा जाएगा, रडार स्क्रीन पर दिखेगा और फिर कुछ ही मिनटों में पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक देगा। सबसे पहले सऊदी अरब और ईरान आमने सामने होंगे। किसी भी ड्रोन हमले, किसी भी मिसाइल टेस्ट या फिर किसी भी बयान को गलती मानने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। हर हरकत को परमाणु हमले की तैयारी समझा जाएगा। खाड़ी के भीतर हालात और ज्यादा खतरनाक होंगे। कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत सभी एक दूसरे की सैन्य ताकत पर नजर रखेंगे।
भरोसा टूटेगा, शक बढ़ेगा और यही शक युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगा। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य किसी भी वक्त जंग का पहला मैदान बन जाएगा, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है। और इस पूरे संघर्ष में इजराइल चुप नहीं बैठेगा। अगर उसे लगा कि खाड़ी देशों की परमाणु ताकत उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है, तो वो पहले वार करने में भी पीछे नहीं हटेगा। यही वो पल होगा जब एक सीमित टकराव पूरी तरह एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जेलेंस्की के कमांडर ने ही अब जंग का वो सीक्रेट लीक कर दिया है, जिससे कि एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है। जेलेंस्की के लिए अब 3 मोर्चों पर अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। दरअसल खार्किव, सुमय और खेरसान में रूस ने ट्रिपल अटैक कर दिया है। तब все равно в порядке. मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक युद्ध चल रहा है, कौन पीछे हटेगा। वैसे भी कोई आदेश नहीं होगा। वे हमें अब डोनेस्क के इलाके से बाहर निकाल रहे हैं, फिर वे आगे बढ़ेंगे, यही मैं सोचता हूँ। अब हम डोनेस्क छोड़ देंगे तो वो वहाँ बच जाएंगे और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत आगे। यूक्रेनी सैनिकों का ये बयान बताता है कि रूस के खिलाफ जंग में उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। यूक्रेन के सैनिक बेहद मानसिक दबाव में हैं। बैटल ग्राउंड पर डटे यूक्रेनी सैनिकों के पास ना साफ कमांड है, ना ही रूस को जंग में पीछे धकेलने के लिए बेहतर रणनीति। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपनी रणनीतिक दीवार डोनेस्क को जल्द ही रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर कर देंगे। यूक्रेन के सैनिक बेहद मानसिक दबाव में हैं। बैटल ग्राउंड पर डटे यूक्रेनी सैनिकों के पास ना साफ कमांड है, ना ही रूस को जंग में पीछे धकेलने के लिए बेहतर रणनीति। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपनी रणनीतिक दीवार डोनेस्क को जल्द ही रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर कर देंगे। Машини збивають, далеко йти зараз. Раніше 5 кілометрів треба було йти до позиції, зараз вертався туди, зайшов за 5 кілометрів, назад за 20 кілометрів йшов. Бо машини збивають. Тобто немає як забрати. То краще йти пішком безпечніше. यूक्रेनी सैनिक एक तरफ सीमित संसाधन तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन अटैक ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। थके हुए सैनिकों की सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वो पीछे हटे तो उनके दुश्मन सैनिक और ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए यूक्रेनी सैनिकों ने लड़ने का फैसला किया है, लेकिन बैटल ग्राउंड पर हालात उनके बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। अगर यूक्रेनी सैनिक डोनेस्क से पीछे हटे तो न सिर्फ एक इलाका उनके हाथ से जाएगा, बल्कि पूरे पूर्वी मोर्चे का संतुलन बदल सकता है और जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। Йдемо, сидимо, куримо. Йдемо, куримо, йдемо. Жужить, йдемо. Не жужить, йдемо. Якщо жужить, якщо... Буває 5 минут перекура, буває час-два сидиш, поки літає. Буває так літає, що піздець. Наверно, цікаво. डोनेस्क इस वक्त
रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे संवेदनशील और खतरनाक मोर्चा बना हुआ है। रूस की तरफ से भारी ड्रोन अटैक के बीच जमीन पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों ने अब जंग की रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। लेकिन ये युद्ध लड़ने से कहीं ज्यादा अपनी जान बचाने की तरकीब ज्यादा नजर आ रही है। जमीनी हकीकत के मुताबिक इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की स्थिति टेम्पररी नहीं, परमानेंटली मजबूत हो गई है। इस इलाके पर कब्जा करते ही रूस डोनेस्क में बंकर, सप्लाई डिपो और ड्रोन बेस बना लेगा। Зараз важче набагато іменно. Даже рік тому було. Тобі ж, але ж ми пристосовуємося до цього всього. Як то кажуть, звикається. यूक्रेन का पूर्वी इलाका डोनेस्क दो देशों के बीच चल रहे युद्ध में एक रणनीतिक गेटवे है। अगर रूस इस पर कब्जा करता है तो उसका आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूक्रेन के औद्योगिक शहर कोस्तियंतिनिवका और क्रामातोर्स्क जैसे इलाके पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा और यही डर यूक्रेन के सैनिकों की बातों से भी झलक रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को डर है कि आज पीछे हटे तो कल दुश्मन और आगे बढ़ जाएगा। Хто там вийде? Та все одно ж в порядку. मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक युद्ध चल रहा है, कौन पीछे हटेगा। वैसे भी कोई आदेश नहीं होगा। वे हमें अब डोनेस्क के इलाके से बाहर निकाल रहे हैं, फिर वे आगे बढ़ेंगे, यही मैं सोचता हूँ। अब हम डोनेस्क छोड़ देंगे तो वो वहाँ बच जाएंगे और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत आगे। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिक की हार न सिर्फ यूक्रेन के लिए एक स्ट्रेटेजिक हार होगी, बल्कि यहाँ से पूरे युद्ध की स्थिति ही बदल जाएगी और जंग का रुख युद्ध से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में बदल जाएगा। डोनेस्क हारते ही यूक्रेन को नई डिफेंस लाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें काफी वक्त और संसाधन के साथ साथ भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लाइन ऑफ डिफेंस हारने का सीधा असर बातचीत पर पड़ेगा। रूस अपनी शर्तें और कड़ी कर देगा और डोनेस्क की हार सीधे यूक्रेनी सैनिकों के साथ यूक्रेनी नागरिकों के मनोबल को भी तोड़ देगी। जंग में पीछे हटना अक्सर टैक्ट मूव माना जाता है, लेकिन लगातार पीछे हटने से सैनिकों के मनोबल पर तो असर पड़ेगा ही। फ्रंट लाइन सैनिकों में ये डर बैठ सकता है कि आगे जंग लड़कर भी वो अपनी जमीन नहीं बचा पाएंगे। То це в Дружківку вам їхати, да, надо? А куда? А не страшно, так же ж дрони літають. Ну как он выглядит? डोनेस्क में जारी इस भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने की किसी भी संभावना को रूस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मानते हैं। शांति वार्ताओं के बावजूद जमीनी सच्चाई अब भी बारूद और ड्रोन से लिखी जा रही है और ग्राउंड बैटल पर रूस की स्थिति अब काफी मजबूत है। जून 2026 ये वो डेडलाइन है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने के लिए तारीख तय कर दी है। लेकिन इस डेडलाइन के बाद क्या हुआ? जंग अभी जारी है। अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ जिससे जंग को रोका जा सके। अब तक की बातचीत में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच अब भी अहम मुद्दों पर मतभेद लगातार बरकरार है। दोनों देश पहले जैसे ही स्थिति पर टिके हुए हैं। रूस का डोनबास और जापोरेजिया पर कब्जे का दावा जस का तस बना हुआ है। यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है और इन हालातों के बीच रूस यूक्रेन की जंग अब और ज्यादा डरावनी हो चुकी है। 1147 दिन के बाद भी रूस और यूक्रेन जंग में न सिर्फ तनाव बरकरार है, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। शांति वार्ताओं की खबरें सिर्फ खबरों में ही है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ताजा बयान में कहा कि रूस के पावर पॉइंट
उनके लिए लीगल टारगेट हैं, क्योंकि इसी तरह के हमले से मॉस्को की वेल्थ मशीन को ठप किया जा सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इस बयान से क्या हुआ? मॉस्को ने यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले शहर ओडेसा पर ऐसा हमला किया कि उसके बुनियादी ढांचे की कमर ही तोड़कर रख दी। दक्षिण बंदरगाह वाले शहर ओडेसा पर रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक हुए। इस हमले में न सिर्फ रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, बल्कि गैस पाइपलाइन की भी भारी तबाही हुई। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब और ज्यादा विनाशकारी होगा। जमीनी हालात बताते हैं कि डोनेट्स्क इस वक्त यूक्रेन का सबसे मुश्किल मोर्चा बना हुआ है। रूसी ड्रोन की भारी मौजूदगी ने यूक्रेनी सेना की मूवमेंट सीमित कर दी है। हालात ऐसे हैं कि सैनिक अब गाड़ियों से नहीं 10-20 किलोमीटर पैदल चलकर पोजीशन तक पहुंचते हैं, और ये किसी भी सेना के लिए लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रूस की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। सीधे बड़े हमले नहीं, बल्कि धीरे धीरे दबाव, ड्रोन, आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स पर बड़ा वार। इसका मकसद है यूक्रेन को थकाना, तोड़ना और पीछे हटने पर मजबूर करना। अगर यूक्रेन डोनेट्स्क से हटता है तो रूस को सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं मिलेगा, बल्कि यूक्रेन पर जीत का रास्ता ही खुल जाएगा। रूस से मिल रही चुनौती के बीच भले ही यूक्रेनी सैनिक डोनेट्स्क में डटे हुए हैं, लेकिन अगर पश्चिमी सैन्य मदद, हथियार और सपोर्ट यूक्रेनी सैनिकों तक जल्द नहीं पहुंची, तो फिर यूक्रेन के लिए डोनेट्स्क को बचाना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा। डोनेट्स्क आज यूक्रेन के पास है, लेकिन भविष्य इस बात पर टिका है कि यूक्रेन कब तक इस दबाव को झेल पाता है और दुनिया उसे कितनी देर तक सहारा देती है। रूस इस जंग को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी शांति की डेडलाइन के बीच जंग और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है, और ये यूक्रेन के हक में तो कतई नहीं दिखाई दे रहा। अब ईरान खुश है ओमान में अमेरिका से हुई बातचीत से, लेकिन अमेरिका अभी कुछ नहीं बोल रहा है और इजराइल भी अभी तक पूरी तरह खामोश है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। ओमान में मीटिंग के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप का यह सिग्नल बता रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान में कुछ भी हो सकता है, और इसे ही सबसे बड़ी साजिश माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान की मीटिंग फिक्स हुई, ईरान और इजराइल का एजेंडा फिक्स हुआ, तो क्या मीटिंग का रिजल्ट भी फिक्स कहा जाएगा? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मीटिंग को लेकर दुनिया को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आखिर क्या है? क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग ही पश्चिम एशिया और खासकर इजराइल के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। खुर्रम शहर 4 लॉन्च करके ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका से बात तो करेगा, लेकिन मिसाइल भी फायर करेगा। यही वजह है कि इजराइल ने ओमान में हुई मीटिंग को पहले ही फेल बता दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मीटिंग से पहले ही छाप दिया कि इजराइल मान कर बैठा है कि ईरान से बातचीत नाकाम होगी। जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट छापकर पूछा कि जब ईरान सबसे कमजोर हालत में था तो अमेरिका उससे बात क्यों कर रहा है? इजराइल का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू को ईरान से बातचीत नहीं, बम के धमाके चाहिए, और यही मैसेज वो ट्रंप को देना चाहते हैं। Supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with us. इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देखी, और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से परखा, और उनको समझ में आ गया
कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है, क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की डिमांड नहीं माना तो इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट, जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में रख पाएंगे या 2025 की तरह फेल साबित होंगे? We will see what comes of those. The president is standing by for an update from them. ओमान में मीटिंग हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से अमेरिका का जो डेलीगेशन मिला, उसमें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद डिप्लोमेटिक कमांडर स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी साथ रहे। जो मुद्दे उठे उसमें सबसे खास ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो।